हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों यह चैनल यूट्यूब पे सक्रिय एक नया चैनल है और यह दोस्तों सभी प्रकार के सरकारी एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएसआई इन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड आपको दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता है, जिससे दोस्तों आपका कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सकती है। हम दरअसल क्या करते हैं, हम आपका जैसे पैटर्न बेस्ड, जैसे एग्ज़ाम का हर एक एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, तो हम पैटर्न बेस्ड आपका सब्जेक्ट मटेरियल और वीडियो आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, जिससे आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ग्राफ पार्ट वन हमने पहले ही आपको वीडियो में बता रखा है। उसमें हमने दरअसल बताया था बेसिकली कि ग्राफ कैसे हम रीड करते हैं, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। ग्राफ रीड करना मतलब ग्राफ से डाटा निकालना, और दूसरा पार्ट होता है कि जो सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जैसे गणितीय कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और कुछ एवरेज निकालना, कुछ परसेंटेज निकालना, कुछ तुलना करना, बस इन्हीं सब को होता है। तो ये हम अब इस पार्ट में देखेंगे, और इस पार्ट में हम लगभग 25 से 30 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि 10-15 क्वेश्चन लगवाए, पर फिर सोचा कि चलिए प्रैक्टिस एक हो जाती है, क्योंकि 20 नंबर का पेपर है, एक एक भी पॉइंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप 20 में से 20 स्कोर करें, तो इसलिए हम एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में एक्स और वाई नामक दो अग्रणी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत निम्नलिखित आरेख में दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रतिशत दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो अब पूछा है 2014 से 17 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा। अब दोस्तों ये 2014 यहाँ लिखा हुआ है, 2015 यहाँ, 16 यहाँ, 17 यहाँ। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ पे हम जाएंगे, तो बोला क्या हमें 2014 में 2014, फिर अब बोला है क्या वाई कंपनी। तो आप यहाँ से देखिए एक्स वाई कौन सा है, तो वाई ये दिखा रखा है, ये जो आपके ब्लॉक ब्लॉक बन रखे हैं छोटे छोटे, ब्लैक एंड वाइट है, हैश टाइप के हैं, ये आपके वाई हैं। तो अब बोला है इसने 2014 से 2017 तक, तो 2014 में वाई का, तो 2014 में ये वाई आपका ये रहा बार, और इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है दोस्तों 60। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर मैं बता दूं आपको, यहाँ से पैरेलल जाएंगे तो आपकी वैल्यू 60 है, तो आपको पता चल गई 2014 की वैल्यू 60। ठीक है। अब दोस्तों अब क्या बोला है 2017, तो 2017 में जाएं, वाई सेक्शन में जाएं। अब इसकी वैल्यू कितनी हाइट है, जैसे मैं वहाँ बताता था, ये 65 दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और ये 70 और 60 के बीच में है, तो 65 ये वैल्यू है। ठीक है। तो 2017 में आपकी वैल्यू है दोस्तों 65, सॉरी यहाँ पे 60 था, ज़ीरो रहना हट गया। अब क्या बोला है कि परिवर्तन क्या रहा लाभ के प्रतिशत में, तो सीधी सी बात है कि इंक्रीज हुआ है। 60 पहले 2014 में 60 था, अब 65 हो गया। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितने का अंतर आया, 5 बटे किसके रेफरेंस में निकाल रहा है, तुम्हारा रेफरेंस यहाँ पे 60 है दोस्तों, तो यहाँ पे 60 इंटू 100 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब आ गया आपका 50/6। अभी कितना बार जाएगा, 6×8 = 48, और फिर बचा 20, 6×3 = 18, तो 8.33 लगभग 200 इतना परसेंट जाएगा। तो ये आपका उत्तर आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वर्ष 2016 में भारत के 6 राज्यों द्वारा गन्ना उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया हुआ है। 6 राज्य आपको देख रहे हैं, एमएच महाराष्ट्र होगा, एपी आंध्रा यूपी तेलंगाना, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। अब बोला है कि कुल गन्ना उत्पादन में, ये कुल गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान, 20% से कम योगदान कुल गन्ना उत्पादन। तो कुल गन्ना उत्पादन आपका रेफरेंस हो गया, जिसके रेफरेंस में आपको 20% चेक करना है। तो आइए अब कुल गन्ना उत्पादन देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र का 15,000 है, आंध्रा का 12,500 है, ये टोटल 200 सब का सब टनेज में दिया हुआ है, 22,500 है। ऐसे ही सब दिए हुए हैं डाटा हर एक स्टेट के।
तो अब दोस्तों इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो 15,000, 12,500 ये सबको जोड़ते चलते हैं, तो जोड़ लीजिए। 15,000, 15 12 27, 27 22 आपका हो गया 49, और 49 20 आपका हो गया दोस्तों 69, और 69 10 हो गया आपका 79, 79 15 आपका 94, और 500, 500, एक 500, 3 बार 500 है, तो यानी एक बार और यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये आपका 95,500 आ गया टोटल आपका टनेज। ठीक है। अब बोला है 20% से भी कम है, तो अब इसी का हम अगर 20% निकाल ले तो 95,500 है, इसका 20%, 20/100 होगा दोस्तों। अब इसे काट देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक 11, 9 दूनी 18, एक 19, एक आगे और ज़ीरो। ये दोस्तों आपका इसका 20% आ गया इस वैल्यू का। अब आप इसे चेक कर लीजिए यहाँ पे ग्राफ में कि कितने इससे नीचे हैं। ठीक है, कितने 19,100 से नीचे हैं, वही आपका 20% से कम आ जाएंगे। तो एक आपका एमपी हो गया, एक गुजरात हो गया, ये आपका ज़्यादा है तेलंगाना, यूपी भी ज़्यादा है, और आंध्रा और महाराष्ट्र, ये चारों स्टेट आपके दोस्तों 20% से कम योगदान देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका लास्ट ऑप्शन इन चारों को वैल्यू देता है, तो ये आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो आइए चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ है, ये पंक्ति या रो ग्राफ या लाइन ग्राफ इसे कह सकते हैं, लाइन ग्राफ है। 1994 से 2000, देख सकते हैं यहाँ पे 1994 और 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथिन इंस्टीट्यूट से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कैट परीक्षा उत्तीर्ण, कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत। तो ये दोस्तों जो उत्तीर्ण कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं बोल देता हूँ, उत्तीर्ण करने वालों का प्रतिशत दिया हुआ है हर एक डाटा पे। ठीक है। अब पूछा है इसने 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या, क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 है। तो ये अर्हता प्राप्त यानी जो पास हो गए हैं, पास की संख्या आपकी दी हुई है 21,200। ठीक है। अब 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों, तो उपस्थित उम्मीदवार निकालने हैं, तो जितने उपस्थित होंगे उन्हीं में से कुछ पास हुए होंगे, और उनकी वैल्यू दोस्तों ये दी हुई है। अब निकाल देते हैं। अब 1998 बोला है, तो 1998 का डाटा ये रहा, इसके ऊपर आप ठीक जाइए, तो ये आपका 80 दिया हुआ है, आपको इधर जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको यहीं पे लिखा हुआ है, तो आपका 80 वैल्यू हो गया, मतलब आपके 80% पास हुए हैं। ठीक है। तो किसके 80% पास हुए हैं, जो टोटल उम्मीदवारों की संख्या है, जो आपको पूछा है उम्मीदवारों की संख्या, उसी का 80% पास होंगे। तो मान लेते हो टोटल उम्मीदवारों की संख्या x है, और x का 80% जो पास हुए हैं वही आपका दोस्तों 21,200 है। ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसे अगली लाइन में अगर हम लिख ले, तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 21,200 इंटू 10 बटे आपका आ गया 8। अब दोस्तों 8 से इसे काट के देखते हैं, तो कितनी बार में कट जा रहा है, 8 दूनी 16, 52 बचा, 8 छंग 48। ठीक है। अब बचा कितना आपका 4, और 4 के आगे 0, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ पे एक 0 और 10 का एक 0, तो आपका दोस्तों आ गया 26,500। टोटल आपका दोस्तों ये आंसर हो गया सी आंसर हो गया 26,500। ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब थोड़ा दोस्तों मैं मोबाइल स्क्रीन पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ा सा क्लियरिटी आपको ग्राफ में अच्छे से आ रही है, और आपको बहुत अच्छे समझा सकता हूँ, इसलिए मैं आज आपको जो A4 साइड पे मैं प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कराता था वो नहीं कर रहा, सॉरी इसके लिए। बाकी आगे कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके लिए उसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसे भी यूज़ करूँगा। फिर दोस्तों 1 लाइन के क्वेश्चन है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते चलते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिया हुआ है दोस्तों अगले क्वेश्चन, ये 15-17 तक सेम फॉलो होगा। पाई चार्ट दिया हुआ है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब बोला है दोस्तों, इसने 3 डिग्री दी हुई, 70, 90, 140। अब मैंने क्या बोला था, सेंटर पे कितना बनता है, टोटल 360। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा 360। तो अब दोस्तों चेरी का पूछा है, चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण, तो दोस्तों अब चेरी का कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 360 माइनस ये इन तीनों डाटा, संतरा, सेब और केला, इन तीनों का आप योग कर देंगे, तो आपका क्या दिया हुआ है, 360 माइनस
140 प्लस 90 और प्लस 70। तो ये दोस्तों 90 प्लस 70 आपका हो जाएगा 160, और 160 140 300, और 300 में से 360 घटा दिए तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। बी पार्ट आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं। अब यदि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। ठीक है दोस्तों, अब बोला है 45 बच्चों ने, तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या है 90 डिग्री बराबर आपके 45 बच्चे बोला है। ठीक है, तो आपका क्या पूछा, अब कितने बच्चों ने संतरा, तो संतरा का 140 है, तो 90 डिग्री बराबर 45, तो जैसे हम पहले ग्राफ के फर्स्ट पार्ट में करते थे, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 245/90। ठीक है, अब बोला है संतरे के लिए, तो संतरा का 140 है, तो 140 बराबर क्या हो जाएगा 140 इंटू 45/90, ये 2 और ये 70, तो आपका दोस्तों ए पार्ट आ जाएगा 70 आंसर। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों चलते करते चले चलेंगे कि 90 डिग्री और 45 ऐसे किसी का भी हम निकाल सकते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं। यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने बच्चे थे। ठीक है, अब 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों दिए रखा है केला के लिए 70 डिग्री। अब बोला है 35 बच्चे थे, इन्होंने केला चुना और केला 70 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब हम उल्टा इटरेशन करेंगे। 1 डिग्री बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों 35/70, जो कि 1/2 है। ठीक है, आपका टोटल अब दोस्तों क्या है, सेंटर पे 360 डिग्री बन रहा है, और वही आपके टोटल बच्चों के बराबर होगा। 360 डिग्री टोटल बच्चों के बराबर होगा, तो आप 1 डिग्री बराबर 1/2, तो 360 डिग्री बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 360 इंटू 1/2, यही आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल 180 बच्चे थे, 360/2 आपका 180 आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 18 से 20 के बीच में ये ग्राफ काम कर रहा है। अब बोला है क्या है 6 घंटे की अवधि की एक कार की यात्रा है, यानी 6 घंटे में एक कार कितना चलती है, ये आपको दोस्तों दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए किलोमीटर दे रखा है, यानी ये डिस्टेंस चल रही है, यहाँ पे इसने स्पीड नहीं रखा है, ये आपकी डिस्टेंस चल रही है, टोटल डिस्टेंस जो होती है, और नीचे टाइम दे रखा है। अब देखते क्या पूछा है, ए से बी के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी क्या थी। तो अब दोस्तों ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, और ये दोनों देख लीजिए 100 पे है। ठीक है, ये 100 पे है, और ए से बी के बीच 100 ही डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 100 है। एक 2 घंटे पे आपकी वैल्यू, और बी पे भी 3 घंटे पे वैल्यू आपकी 100 ही है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों हो गया 100 - 100, अगर आप मैथमेटिकल कहें या आप नॉर्मल भाषा में कहें तो सीधी सी बात है, कार चली ही नहीं, तभी 1 घंटे के लिए वो 100 किलोमीटर पे ही रुक गई। ठीक है, तो आपका शून्य आंसर आ गया। अब बोला है पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी। अब पूरी यात्रा कहाँ से दोस्तों, ओ से शुरू किया, ए पहुंचा, फिर बी पहुंचा, फिर सी पहुंचा, फिर डी पहुंचा। अब यही उसने टोटल डिस्टेंस तय किया। अब दोस्तों ओ से ए के बीच में इसने कितना डिस्टेंस किया, आपको टाइम तो पूछा नहीं 2 घंटे, आपको डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस की हाइट आपकी दोस्तों 100 है। ठीक है, ओ से ए के बीच में 100 है, तो आप ओ से ए के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ ओ ए, फिर ए बी के बीच में डिस्टेंस, फिर आपका बी सी, फिर आपका दोस्तों सी डी, ये टोटल उसने डिस्टेंस चली है। अब ओ से ए के बीच में इसने 100 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे 100 जोड़ दीजिए। ए से बी के बीच में इसने 200 किलोमीटर चला, तो 0। बी से सी के बीच में दोस्तों ये टोटल आपका 150 है, और ये हाइट आपकी दोस्तों 100 है, तो आपका 150 - 100, यही तो इतना एक्स्ट्रा हाइट चला इसने यहाँ पे। ठीक है, एक्स्ट्रा हाइट इसने दोस्तों इतना ही चला है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपकी आ गई 50, 150 - 100, तो ये दोस्तों हो गया, अभी आप तक ने जोड़ा था 100 प्लस 0 प्लस 50, और फिर दोस्तों इसने आगे सीधे यहाँ नीचे तक आ गया, और ये टोटल डिस्टेंस आपकी दोस्तों 150, तो आपको प्लस 150 कर देना है। अब इसी का आपको दोस्तों आंसर निकाल लेना है, तो 200 और 300, तो ये टोटल दोस्तों 300 किलोमीटर चला। ये डिस्टेंस चला है, ग्राफ ऊपर नीचे जाने से मतलब नहीं है, आप बस देखते रहिए कितनी हाइट गया, कितनी हाइट कम गया। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या थी। तो सी और डी के बीच ही कितना 4 घंटे से 6 घंटे, यानी आपका टाइम कितना हुआ दोस्तों 2 आवर, और आपकी स्पीड औसत स्पीड पूछा है, और सी और डी के बीच का दोस्तों डिस्टेंस क्या है आपका
150। तो औसत गति हो गई आपकी दोस्तों स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका दोस्तों आ गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दे रखा है कि तालिका एक दे रखी है, इसमें क्या है, कंपनी द्वारा निर्मित एलसीडी टीवी की बिक्री को दर्शाता है, बिक्री को दर्शा रहा है। ठीक है। और पिछले कुछ वर्षों में, अब क्वेश्चन है क्वेश्चन इसका, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई एलसीडी टीवी के विभिन्न साइज की संख्या, जो कि हज़ारों में संख्याएं हैं, बेचे जाने वाले 50 इंच पूछा है और 70 इंच एलसीडी टीवी की कुल संख्या के बीच का अंतर। दोस्तों 50 इंच आपका ये रहा, ठीक है, 50 इंच आपका ये रहा और 70 इंच आपका ये रहा। और इन दोनों में दोस्तों जो बेची गई हैं पिछले कुछ वर्षों में, यानी आपकी 12 से लेकर 17 के बीच में, इसकी कुल संख्या का अंतर पूछा है। तो आप टोटल यहाँ पे जोड़ दीजिए, 50 इंच और 70 इंच। अब जोड़ दीजिए 24, 35, 46, ये आप दोस्तों आप जोड़ेंगे तो आपके 50 इंच की वैल्यू आ जाएगी टोटल 238 आ रही है। ठीक है दोस्तों, 50 इंच का आप सॉल्व कर लीजिएगा, और 70 इंच के लिए आपकी दोस्तों आ रही है वैल्यू, टोटल आप जोड़ लीजिए तो 84 आ रही है। इसे मैं जोड़ देता हूँ, ईजी है। 8 11 19, 19 12 आपका 31, 31 18 49, 49 14 आपका हो गया 63, 63 21 84। ठीक है, तो ये तुरंत हो गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर दोस्तों 238 माइनस 84 डिफरेंस कर दीजिए, 4, 13 8 5 और आपका 154 दोस्तों आंसर आ गया आपका सी पार्ट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन 7 में देखें तो अब इसमें पूछा है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुल बिक्री न्यूनतम किस साइज़ की एलसीडी टीवी की है। कुल बिक्री न्यूनतम, अगर आप देखें दोस्तों तो कुल बिक्री अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं, और आप सीधे देख सकते हैं 32 43 54 तो काफ़ी वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होंगी, यहाँ पे भी ओवरऑल ज़्यादा ही है। आप एक बार ओवरव्यू देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये थोड़ी लाइन आपको कम दिख रही है, 11 13 11 21 कुछ, ये भी आपको 11 12 कम दिख रही है। पर अगर आप लास्ट में देखिए जो 75 इंच का है, ठीक है, 75 इंच वाली सीरीज में 7 6 8 11 14, ये क्लियरली है कि सब बाकी सभी इधर के जितने भी डाटा हैं इनसे तो 75 इंच की वैल्यू का टोटल सम जो आएगा वो सबसे कम आएगा। एक बार देख लेते कितना आ रहा है, 7 6 13, 13 8 21, 21 11 32, 32 14 आपका हो गया 46, 46 16 आपका हो गया 62। ठीक है, तो दोस्तों इसकी 62 आ रही है, सिर्फ बाकी सबकी सीधी सी बात है ज़्यादा आएगी। तो ये दोस्तों आपका सबसे कम हो गया आंसर डी। अब इसने डाटा पूछा नहीं कितनी आ रही, तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है इस वर्ष में बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या। ठीक है, कुल एलसीडी टीवी की संख्या में बेचे गए 60 इंच की एलसीडी, कुल एलसीडी टीवी की संख्या आपका रेफरेंस हो गया, इसमें बेचे गए 60 इंच के एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम था। ठीक है, तो किसी वर्ष में, वर्ष वाली रो ये है आपकी, ऐसे वर्ष चल रहा है, तो इसमें टोटल एलसीडी की संख्या यहाँ पे आएगी दोस्तों। जैसे अगर हम 2012 का जोड़ें तो 32 24 11 26 से जोड़ के दोस्तों हमारा करीब आता है 119। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2014 का बताऊं तो 2014 का आपका डाटा आता है दोस्तों 224। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपको हर एक रो आपको जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको 60 इंच की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ 26 यहाँ 38। ठीक है, ये जितनी वैल्यू हुई है, जैसे अगर मैं 2014 का 2012 का आपको बता दूँ तो 26 वैल्यू है, आपका आया 119 और इंटू 100। तो ये दोस्तों आप परसेंटेज निकालते चलेंगे तो इसका लगभग आता है 21.84। तो ऐसे ही दोस्तों आप सबका एक एक का निकालते चलिएगा, और उसी से दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन आता है। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस कम है इस टाइप के क्वेश्चन, पर फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट आप हर एक ईयर का करते चलिएगा, इससे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा आपका यही। कहने को तो डाटा सिर्फ 26 है, पर आपका आंसर सबसे ज़्यादा यही आएगा दोस्तों 1.84। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब इसमें दिया हुआ है दोस्तों निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो यह दर्शाता है कि एक कार ने शहर पी से शहर क्यू तक 350 किलोमीटर
ये दोस्तों शहर पी है, यहाँ पे पी दे रखा है, और शहर क्यू यहाँ पे दे रखा है। अब देख लीजिए पी यहाँ पर आपका 0 पे है और क्यू आपका दोस्तों ये 350 की लाइन पे है। टोटल 350 की दूरी तय की। अब इसमें चलने और पहुँचने तक का समय भी दर्शाया गया है। ये दर्शाया आपको गया है कि 8 AM पे यहाँ था, पी पे था, और आपका ये 2 PM पे आपका दोस्तों क्यू पे पहुँच गया। ठीक है। अब क्या पूछा है, कार ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों अब देख लेते हैं। सुबह 10 बजे, 10 बजे आपका कहाँ पे था, 150 पे था। ठीक है। और 12 बजे तक, 12 बजे यहाँ पे रहा, ये आपका कहाँ पे रहा, 200 पे। ठीक है, ये आपका 200 पे रहा। अब तक कितनी दूरी तय की, तो अब दोस्तों 150 और ये 200, तो सीधे 200 माइनस 150 कर दीजिए दोस्तों, तो आपका आ गया आंसर 50 किलोमीटर। आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर लीजिएगा कि आपको 11 से लेके 12 के बीच में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब इसने 11 से 12 PM के बीच में कहीं रेस्ट किया होगा, इसलिए दूरी एक्स्ट्रा तय नहीं की। तो आपको दोस्तों यहाँ से आंसर सिर्फ इतना आपको निकालना था, ये 50 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है किसी सप्ताह में, एक वीक है, दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री, यानी जो सेलिंग हुई है साइकिल की, वो चार्ट में दे रखी है इसमें। और पूछा है गुरुवार, थर्सडे से रविवार, संडे, गुरुवार मतलब आपका बृहस्पतिवार भी होता है, संडे रविवार तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। तो पूछा है इन दोनों के बीच में टोटल पूछा है। तो गुरुवार दोस्तों आपका ये रहा, बृहस्पतिवार, और आपका रविवार ये रहा। अब आपको टोटल पूछा है, जैसे मैंने दोस्तों आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, आप कैसे पढ़ते हैं ग्राफ, आप ये लाइन कितनी हाइट तक गई है ये देखते हैं, फिर यहाँ से आप मैच करा लेते हैं। तो ये 12 से मिल रहा है, तो आपको गुरुवार को आपको 12 बिकी साइकिलें। ऐसे ही शुक्रवार की हाइट दोस्तों इतनी है, और ये आपका 10 पे मिल रखा है। ठीक है, देख लीजिए 10 पे मिल रखा है, तो ये 12, और सॉरी, पहले 12 था, अब 10 भी की शुक्रवार को। ठीक है। अब शनिवार का आप देख लीजिए, हाइट इतनी है, और ये 8 और 6 के बीच में है, तो ये आपका दोस्तों 7 होगा। एग्जैक्ट बीच में आपका डाटा नहीं दे रखा, तो 8 और 6 के बीच में आप 7 मान लीजिएगा, दो दो का गैप है तो। अब अगला देख लीजिए रविवार को, रविवार को आपका फिर दे रखा है 10 और 12 के बीच में, तो दोस्तों आप 11 मान लेंगे। ठीक है, +11 मान लीजिएगा, यहाँ से आपका आ गया 12 10 22, 22 7 29, 29 11 दोस्तों 40, तो आपका सी आंसर 40 आ गया। ठीक है, बस यही आप ध्यान दीजिएगा कि जो बीच में है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बीच में नहीं है तो आप दशमलव मत मान लीजिएगा, 8 और 6 के बीच में आप 7 मानिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ 10 और 12 के बीच में आप 11 मानिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें दोस्तों दे रखा है, तो दोस्तों पाई चार्ट दिया गया है जिसमें छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्र को प्रदर्शित किया है। देख रहे हैं वाद्य यंत्र, वायलिन है, वीणा है, तबला है। ठीक है, अब चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों को दीजिए। तो ये प्रश्न है दोस्तों, तो इनको देना है। अब दोस्तों ये डाटा दे रखा है सारे। अब पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। जो छात्र गिटार बजाते हैं, दोस्तों गिटार यहाँ पे बजा रहे हैं, तो गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से, वायलिन ये रहा, बजाने वालों से कितना है, तो इनका अनुपात इनसे कितना है। तो पूछा है गिटार का अनुपात 25% है दोस्तों, और ये 16% है, तो इसका 25% को रेशियो में बनाने के लिए क्या करते थे, 100 से भाग देते थे। तो ये आपका दोस्तों गिटार का आपका आ गया रेशियो। अब आपका दोस्तों वायलिन का 16/100 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जीरो कट कर दीजिएगा। अब 16/100, अब इन्हीं दोनों का दोस्तों रेशियो पूछा है, तो ये आपका आ गया 25/16, 100 से 100 कट जाएंगे। आपका दोस्तों ये आंसर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कुल 300 छात्र हैं, टोटल 300 छात्र हैं, तबला बजाने वाला पूछा है, तबला बजाने वालों व वीणा बजाने वालों के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं पहले तबला बजाने वाले और वीणा बजाने वाले कितने हैं। तो तबला बजाने वाले 29% दे रखे हैं। अब दोस्तों टोटल हमने पता है कि 100% होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। 100% बराबर दे रखा है 300। ठीक है, तो दोस्तों तबला बजाने वाले 29% है, तो 29% बराबर क्या होंगे हमारे, ये होंगे दोस्तों 29 इंटू 300/100। ठीक है, तो 29 इंटू 3 हो जाएंगे।
ये बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 9 तियाँ 27, आपका दोस्तों आ गया 87। ठीक है, अब क्या बोला है, वीणा बजाने वाले 30% है, तो 30% की दोस्तों वैल्यू आ गई। ऐसे ही 30%, 30 इंटू 3 बराबर दोस्तों आ गई आपकी 90। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, तो 90 माइनस 87 3। ठीक है, तो ये आपका 3 आंसर हो गया। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड। अब दोस्तों वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड इसने 16% दे रखा है, सॉरी, और 16% के करस्पॉन्डिंग आपको कोड निकालना है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, यहाँ पे दे रखा है 100% बराबर हमारा होता है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल 360 डिग्री बनाता है और टोटल 100% है। तो दोस्तों 1% बराबर क्या होगा हमारा, 360/100। ठीक है, अब ये वायलिन हमारा दे रखा है, वायलिन का पूछा है, वायलिन 16% है, तो 16% बराबर आपका होगा दोस्तों, इसी को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3.6 है, 3.6। अब यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 32 16 48 और 16 छक्का 96। अब इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका आएगा 57.6। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया, यानी जितने वाहन लेके आ रहे थे उनके बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं से निम्न पाई चार्ट दर्शाई गई है। तो सूचना के आधार पर कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं, कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। तो कार द्वारा दोस्तों 150 डिग्री आ रहे हैं, पैदल देख सकते हैं आपके 30 डिग्री आ रहे हैं, साइकिल से 60 डिग्री और बस से 120। अब इसने पूछा है कार द्वारा कितने आ रहे हैं, टोटल 1200 छात्र हैं, और दोस्तों इसने डिग्री में दे रखा है, तो हम डिग्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अपने फर्स्ट क्लास में करते थे, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 360 डिग्री। ठीक है, बराबर दे रखा है टोटल 1200 छात्र, तो 1 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1200/360। ठीक है, अब दोस्तों क्या रखा है, 150 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 150 डिग्री बराबर 150 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फैक्टर से, तो 150 इंटू 1200/360, बस इसी की दोस्तों वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं। इसको ज़ीरो काट दिया, अब 6 से काट देते हैं एक बार, 6×4 = 36 और 6×2 = 12, तो ये ऊपर 20 बचा। ठीक है, ऊपर 20 बचा यहाँ 6, तो इसे 2 से काट देंगे तो 20 आपका कटेगा 10 बार, और ये 3 बचा, 3×5 = 15, ये 50, यानी मतलब 50 इंटू 10 आपका दोस्तों 500, 500 आंसर आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा हौच पौच हो गया, आप इससे मत टेंशन लीजिए, आप खुद इस डाटा को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको डाउट हो रहा है तो। ठीक है, अब अगले पार्ट पे हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ट कक्षा के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है, कितने खेल खेले जा रहे हैं, और यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं, तो डी गेम आपके ये रहे, 165 छात्र खेलते हैं, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब डी गेम यहाँ पे दे रखे हैं, ऊपर जाइए कितनी हाइट पे है, और ये दे रखा है 15%, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 15% आपके स्टूडेंट दोस्तों डी गेम खेल रहे हैं। ठीक है, और ये दे रखा है दोस्तों 165 के बराबर, तो ये किसका 15% होगा, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये टोटल के रिस्पेक्ट में होगा हमेशा, कि टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स का जो 15% है यानी 15/100, ये आपका दोस्तों बराबर हो गया 165 दे रखा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, अब यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1100। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया ए। अब अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सॉरी पार्ट नहीं, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है, ये आय दर्शाई गई है। यदि उसकी कुल आय 3,60,000 रुपये है, तो उसके दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें। उसके, अब ये दोस्तों एक कुल आय दे रखा है, अब ये कुल आय में क्या है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, तो मतलब आप मान लीजिए एक मंथ में लगभग 4 वीक होते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आपकी मंथली दे रखी है उसने 3,60,000, काफ़ी अच्छी है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। अब पूछा है दूसरे सप्ताह की आय ज्ञात करें, तो दूसरे सप्ताह ये रहा आपका दोस्तों, दूसरे सप्ताह में कितना है 120 डिग्री, तो हम डिग्री वाला सिंपल फार्मूला लगा देते हैं,
360 डिग्री बराबर दे रखा है आपका दोस्तों 3,60,000। ठीक है, तो 120 डिग्री बराबर, तो 120 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 120, 3,60,000 ऊपर रहेगा। अब नीचे आ गया है 360। ठीक है, अब 120 तिहाई होगा 360, और 3 से काट देते हैं इसे, तो आपका दोस्तों आ गया 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो आपका दोस्तों आ गया 1,20,000। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, ये आपकी दूसरे सप्ताह, ठीक है, दूसरे सप्ताह मतलब सेकेंड वीक की आ गई आंसर। अब अगले पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगले पार्ट में पाई चार्ट एक कक्षा के छात्रों की पसंद दर्शाता है। यहाँ पे पसंद दर्शा रखा है दोस्तों। पसंद दर्शाए, छात्रों की संख्या दर्शाए, या कुछ भी दर्शाए, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो मेन सॉल्व करनी है चीज़ें की, चीज़ें क्या हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये 25% है फिजिक्स, और ये मैथ 20% दे रखा है, और ये केमिस्ट्री भी आपकी दोस्तों 20% है। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी। चलिए ऐसी थी, क्या करें, ये 10%, ये 15, ये 10, टोटल आप देख लीजिए कितना हो रहा है। 25 ये हो गई, 40 ये हो गया, 40 25 65, 65 15 80, 10 10 100। ठीक है, टोटल 100 है, गलत भी नहीं है। अब क्या है, भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर का कोड। अब भौतिक विषय आपको फिजिक्स है, मैंने आपको बता दिया कि 25% दे रखा है। ठीक है, टोटल 100 होता है, 100 बराबर 360 डिग्री, तो 25 बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 360/4, ये आपका दोस्तों आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डी पार्ट। अब छात्रों की कुल संख्या 500 है। ठीक है, टोटल 500 दे रखे हैं छात्र। तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिक पसंद करते हैं, उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना होगा। यानी ये 3 चीज़ों का पूछा है और बाकी अन्य विषयों का पूछा है। टोटल 500 छात्र दिए हुए हैं, तो हम दोस्तों कैलकुलेशन में करके सीधे परसेंटेज में टोटल परसेंटेज का भाग दे लेते हैं, उससे भी आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि टोटल छात्र का परसेंटेज को हम छात्रों में कैलकुलेट करें फिर छात्रों का भाग दे तो सेम ही चीज़ आएगी, फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि रेशियो है, मैंने आपको परसेंटेज में समझाया था, रेशियो सारे बराबर होते हैं। तो अब बोला है किसका, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान और भौतिक पसंद करते हैं। तो फिजिक्स के आपके दोस्तों हैं 25, और रसायन विज्ञान के हैं आपको दोस्तों यहाँ पे दे रखा है ये 20। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस के दे रखा है 15 + 15, ये कितने हो गए दोस्तों, 25 15 40, 40 20 60, ये दोस्तों 60 हो गए, और अदर हो गए 40। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, बस आप रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपको दोस्तों आ गया 3/2। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एक एक की वैल्यू फिर कैलकुलेट करेंगे, टाइम खींचेगा, पर आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं, ठीक है, अब यहाँ पे 80 छात्र दे रखे हैं, तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। अब टोटल 80 दे रखा है, 80 छात्र बराबर 100%। ठीक है, तो अब पूछा है कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस 15 को पसंद है, तो यहाँ से दोस्तों 15% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 इंटू 80/100। यहाँ से उल्टा आ रहा है, ये मैंने काफ़ी आपको फर्स्ट पार्ट में समझाया है, तो ये डाउट मत करिएगा, अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप एक बार फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये 5 से काट लेते हैं, 3 15, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 20 चौका 80, तो 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, तो अब 12 आपका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक खेत में फलों के पेड़ों का विवरण दर्शाता है। तो फल के कौन कौन से पेड़ हैं उनका विवरण दर्शा रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंगो दे रखा है, ये 35% दे रखा है, ये ऑरेंज 20 है दोस्तों, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये चीकू है 20, ये आपका जामुन है 10, और ये आपका बनाना 15% है। ठीक है, टोटल देख लीजिए आपका 20 10 30, 30 35 65, 65 15 80 20 100। ठीक है, टोटल 100 है। अब केले के सेक्टर का कोड क्या है, तो केला आपको दोस्तों 15% दे रखा है। अब आपको मैंने बताया 100% बराबर 360 होता है, तो 15% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 15 इंटू 360/100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए।
5 तेई 15, 20 पंजे 100, ठीक है। 20 से 360 काट दीजिए, तो ये 18 दूनी 36 होता है, तो ये 18 आ जाएगा, और 18 तियाँ 54, तो ये दोस्तों आपका आंसर आ गया 54 डिग्री। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। सॉरी, कोड सारे मिट गए, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि कुल 960 पेड़ हैं तो उनमें से कितने मैंगो के पेड़ हैं। मैंगो की दोस्तों वैल्यू दे रखी है 35%, ठीक है, और टोटल 960 पेड़ हैं। अब आपका क्या मैं कहूँगा कि 100% बराबर 960 वैल्यू है, ठीक है। तो 35% बराबर क्या होगी, तो बस वही सिंपल वाला जो हम हर बार कर रहे हैं, 35 इंटू 960 बटे 100 कर दीजिए। बस ये आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो 35 इंटू 96 हम करेंगे तो आपका आएगा दोस्तों 3360, और बटे 10 है नीचे, तो आपका 336 आ गया, तो आपका डी आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, खेत में चीकू और आम के पेड़ का जामुन और संतरे और केले के पेड़ से कितना अनुपात है। ये चीकू और आम का पूछा है। चीकू और आम, चीकू 20% है दोस्तों, और आम है आपका 35%। अब इसका रेशियो पूछा है किससे, जामुन संतरे और केले। जामुन आपका है दोस्तों 10%, ये 10 है, ये 15 है, ये 35 है। मैं दिखा देता हूँ, मैंगो ऑरेंज 20 है, और ये चीकू 20 है, ठीक है। अब पूछा क्या है नीचे, जामुन संतरे, संतरे आपके 20 हैं, और केले ये आपके 15 हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 20 35 55, और नीचे आ गया दोस्तों 20 10 30 15 45, तो ये 200 काट दीजिए, तो आपका 11/9 आ रहा है, तो आपका सी आंसर हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दे रखा है, यह पाई चार्ट एक स्कूल में छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको। हॉकी 33% है, ठीक है। ये फुटबॉल है 28%, ये क्रिकेट है आपके दोस्तों 17%, ठीक है। और ये दोस्तों आपका है गेम कबड्डी, ठीक है, कबड्डी है, ये इसका नहीं दे रखा है अनुपात, तो अभी हम निकाल लेंगे। तो ये दोस्तों 33 है, 33 17 आपका हो गया 50, 50 28 आपका हो गया 78, और ये बचा 22, ठीक है, कबड्डी 22 हो गया। अब फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात, तो फुटबॉल से तुलना करना है कबड्डी पसंद करने वाले, तो फुटबॉल दोस्तों 28 को खेल रहे हैं, और नीचे कबड्डी 22 खेल रहे हैं, तो बस इसी की वैल्यू बता दीजिए, तो 2 से भाग दे देते हैं, तो ये आपको दोस्तों 14/11 आ जा रहा है, तो आपका 14/11 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सॉरी पूरा हट गया, ये 33 है, मैं बता दे रहा हूँ, 17 28 और ये 22, ठीक है। अब क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोड, तो क्रिकेट ये था दोस्तों आपका 17, तो इसका कोण बता दीजिए आप। तो 17 के लिए क्या बताया था मैंने आपको, आपको 100% बराबर 360 डिग्री, तो आपको बताना है 17% बराबर क्या होगा, 17 इंटू 360/100, ठीक है दोस्तों। तो बस यही आपको कैलकुलेट करना है, तो 17 इंटू हम 0 से 0 काट लेते हैं, अब ये कैलकुलेट कर देते हैं, 17 इंटू 36, ये दोस्तों आपका आता है 612, और बटे 10 रहेगा तो ये 61.2% आ जाएगा, तो आपका दोस्तों आंसर डी है, ठीक है। बस आपको दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा करनी आनी चाहिए, यही मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया है, और ये आगे आपको दोस्तों तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, आधे से क्या लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला पार्ट क्या था, अगर कुल छात्र 700 हैं तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच का अंतर। ये दोस्तों ये पोर्शन मिटाना पड़ जाएगा, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी लिखी गड़बड़ है तो माफ़ी करिएगा आप। 28 ये 22। अब पूछा गया, ये फुटबॉल थे, ये क्रिकेट थे, ये हॉकी थे, और ये कबड्डी हैं। अब पूछा है अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वालों के बीच का अंतर। तो हम दोस्तों इनका पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो क्या है, हॉकी पसंद करने वाले आपके 33 हैं, और फुटबॉल को पसंद करने वाले आपके 28 है, ठीक है। तो ये दोस्तों 5% ही इन दोनों के बीच का अंतर है, तो ये जो टोटल 700 है इसका आप बस 5% निकाल दीजिए, बस ये आपका वैल्यू आ जाएगा, तो 5 7 35 आपका ए आंसर आ गया।
आप दोस्तों चाहें तो एक एक का डाटा कैलकुलेट करिए, वो ज़्यादा आपका लेंदी हो जाएगा। इससे बढ़िया आप दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दीजिए, जो कि 5% आ रहा है, और फिर सीधे 700 का 5% निकाल लेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, जो कि आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे आंसर देना है, इसे पढ़ के। इसमें दे क्या रखा है, यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री, ये दोस्तों जो मोटरसाइकिल बिके अपने रंग के अनुसार, येलो, रेड, वाइट, सिल्वर, ठीक है, तो बिक्री और कुल बिक्री आपकी है दोस्तों 10,000, ठीक है, ये टोटल बिक्री दे रखी है यहाँ पे 10,000। अब हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलों को कितनी अधिक बेची गई, यानी इन दोनों को दोस्तों कितनी अधिक पूछी है, मतलब आपका डिफरेंस पूछा है, ठीक है, हरे रंग की तुलना में। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हरा रंग आपका ये रहा, ग्रीन ये रहा, की तुलना में पीले रंग की, पीले आपकी दोस्तों ये रही येलो। अब इनकी तुलना, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो जस्ट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि परसेंटेज का डिफरेंस निकाल देते हैं सीधे। तो हरे रंग आपका 8% है, ठीक है, और येलो रंग आपका दोस्तों 10% है। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों आ गया 2%। यही आपका इन दोनों की कितनी अधिक बेची गई, तो येलो वाली यही 2% अधिक बेची गई है, और ये किसका 2% अधिक बेची गई है, टोटल का 2% अधिक बेची गई है। टोटल 10,000 है, इसका दोस्तों 2% आप बस निकाल दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। 2 जीरो यहाँ पे कट गए, बचा आपका 200, तो 200 आपका आंसर आ गया बी। दोस्तों ये टोटल 10,000 थी, ये 10,000 टोटल 100% के बराबर है, तो आप देख लीजिएगा जो इन सब का भी सम है ना 100% ही होगा। टोटल आप देख लेते हैं, 20 10 30, 30 25 55, 55 7 आपका दोस्तों हो गया 62, 62 8 5 3 8 70, 70 10 80, 80 12 8 20 100, टोटल 100% है। यही आपका दोस्तों दिखा रखा है, बस इसने जो पाई चार्ट में हम एक एक का परसेंट दिखाते थे, वो आपका दोस्तों बार चार्ट में दिखा रखा है, आपको उससे मतलब नहीं है। मैंने एक दोस्तों आपको आइडिया बता दिया कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला दोस्तों दे रखा है, मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का विवरण। ये दोस्तों विभिन्न मिनरल्स का विवरण दे रखा है। अब दिया गया है, दिए गए ग्राफ में मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है, ठीक है। अब यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज 1000 IU, जिसे अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बोलते हैं, IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ हैं, तो कैल्शियम की मात्रा बताइए। अब टोटल दोस्तों 1000 हैं, और ये कैल्शियम 40% है, यानी 100% बराबर दोस्तों 1000 दे रखा है, तो अब 40% बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 इंटू 1000 बटे 100, ठीक है, 2 जीरो काट दीजिए तो बचा आपका 400। ये 400 इंटरनेशनल यूनिट है, 400 अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपका उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस बार चार्ट का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। अब क्या है, निम्नलिखित तालिका में टीवी सेटों की बिक्री का विवरण है, ठीक है, वर्षवार विवरण है, यानी ईयरली देख सकते हैं, 97 98 99 2000 ऐसे करके दे रखा है। अब दोस्तों पूछा है 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2001 में दोस्तों 18,000 थे, और 2002 में दोस्तों 40,000 हैं, तो पूछा ये वृद्धि कितनी थी, तो दोनों का डिफरेंस 40 18 आपका 22 हो गया, 22,000, और 2001 की तुलना में पूछा है, तो 2001 में 18,000 थे, 18,000 इंटू 100 कर दीजिए, बस इसी को सॉल्व करना है, इसी को। ये आपका दोस्तों आ गया 122.22, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सी। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, किन 2 वर्षों के बीच टेलीविज़न सेटों का अंतर न्यूनतम रहा। तो किन 2 वर्षों के बीच में न्यूनतम रहा है देख लेते हैं। इन 2 वर्षों के बीच 8,000 का अंतर है, इनके बीच 10,000 का अंतर है, इनके बीच 5,000 का, इनके बीच दोस्तों 7,000 का अंतर है। ऐसे मैं लिखते चलता हूँ, ये यहाँ 10 है, यहाँ पे 8 है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच तो बहुत ही ज़्यादा, 18 से इतना तो 22 है ये, तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 5 वाला। तो आपका 1999 से 2000, तो आपका कौन सा हो गया, बी आंसर, ठीक है, बस देख लीजिएगा अंतर कितना कम है। अब अगला पार्ट है, वर्ष 1999 और वर्ष 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर है। तो 1999 और
2001 में। तो 1999 में दोस्तों कितनी है? 30,000। और कितना बोला है? 2001 में, 2001 में दोस्तों 18,000 है। अब ये पूछा है सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर है। तो ये दोनों दोस्तों हो गए 48,000। अब 48,000 क्लियरली आप देख रहे हो 1997 में है। तो आपका ये आंसर आ गया। बस यही दोस्तों क्वेश्चन था। अब दोस्तों चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर देते हैं स्केच की मदद से। तो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो दे रखा है वर्ष 2008 से 2009 के महीनों में म्यूचुअल फंड कंपनी की विभिन्न योजनाओं का शुल्क करोड़ रुपए में दे रखा है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2008 के हैं और जनवरी, फरवरी 2009 के हैं। तो आपको सिर्फ मंथ से यहाँ फिलहाल मतलब है। और ये करोड़ रुपए में दे रखे हैं, तो ये 200 करोड़ हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं आगे। तो इसको तो मैंने पहले पढ़ना बता ही दिया फर्स्ट पार्ट में। अब दोस्तों सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अब निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजना में वर्ष के दौरान निरंतर ह्रास हुआ है? ह्रास मतलब निरंतर घटा है। तो किस वर्ष में पूछा गया है किस प्रकार की योजना। और ये दोस्तों जो ABCD हैं, ABCD, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। अब पूछा है निरंतर ह्रास हुआ है किस प्रकार की योजना के दौरान। तो देख लेते हैं एक एक के। 20, 200 है, 120, फिर 45, फिर यहाँ पे देखिए बढ़ गया है 200, तो ये नहीं होगा। 70 से 130 बढ़ गया है, नहीं होगा। 30 से 170 बढ़ गया, 30 से 70 बढ़ गया, नहीं होगा। 290, 150 ठीक है, फिर घटा है 125 ठीक है, फिर 115 घटाइए, 100 घटा 140। तो दोस्तों डी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि देख लीजिए ई में 10 से 290 बढ़ गया है। अब बोला है दिसंबर और जनवरी के बीच योजना ए के शुल्क में क्या अंतर है? दिसंबर और जनवरी के बीच, तो दिसंबर ये रहा और जनवरी ये रहा। योजना ए के बीच में क्या है? 160 और 80। तो डिफरेंस कितना है दोस्तों? 80 का। तो ये 80 करोड़ का डिफरेंस हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब इनमें से देख लीजिए यहाँ पे ये, और ये मैं आपको यहाँ पे निशान भी लगा दे रहा हूँ। अब इनमें से किस महीने में बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क, बी और सी योजनाओं का कुल शुल्क, ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों का एडिशन जोड़, फरवरी 2009 में बी की योजना के शुल्क के बराबर था। तो फरवरी 2009 ये है और बी की योजना आपकी यहाँ पे आ रही है। तो इसके बराबर दोस्तों आपसे पूछा है 150 के बराबर। तो 150 के बराबर बी और सी का पूछा है किस महीने में। तो बी और सी का योग 150 देख लीजिए। इसमें तो आएगा नहीं। 90, 70, 160 नहीं, 110, 40, 150। तो दिसंबर 2008 में 150 आ गया हमारा आंसर। बस यही पढ़ना है। देख लीजिए इन दोनों का जोड़ करेंगे 110 और 40। दिसंबर 2008 में बी में 110 है, सी में 40 है। अब दोस्तों आगे दिया हुआ है यदि योजना के शुल्क को, जो योजना का शुल्क दे रखा है, जैसे यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 290 है, तो लोकप्रियता का मानदंड माना जाए, तो इससे हम लोकप्रियता मान लेते हैं। तो किस योजना को महीना दर महीना सबसे लोकप्रिय माना जा सकता है? यानी किसी महीने में सबसे ज़्यादा, किसी के महीने में सबसे ज़्यादा वैल्यू आती हो, तभी तो उस महीने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माना जाएगा। तो अगर हम पहले महीने में देखें तो डी सबसे ज़्यादा है, तो डी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहेगा। और दोस्तों अक्टूबर महीने में देखिए तो हमारा ई 290 है सबसे ज़्यादा। फिर नवंबर में देखिए फिर यहाँ पे ई ही होगा। फिर दिसंबर में देखिए 160 ये ज़्यादा हो जाता है, पर ओवरऑल 130 ये ज़्यादा है ही। अब दोस्तों जनवरी में देख लेते हैं तो ये 140 ही सबसे ज़्यादा है, और फरवरी में 390 है ही। तो आप देख सकते हैं ई की लोकप्रियता हर महीने लगभग सबसे ज़्यादा है, अगर सिर्फ पहले महीनों को छोड़ दें। तो आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा ए ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई सारणी 5 शहरों में 5 महीनों में हुई किताबों की बिक्री को, तो ये 5 शहर ABCDE दे रखे हैं और 5 महीने ये दे रखे हैं और उसमें बिक्री कितनी हुई है इसको दर्शा रहा है। तो अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? यदि जुलाई महीने में CTBDE, तो जुलाई महीना आपका ये रहा, CTBDE ये रहे, मतलब आपके डाटा ये पूछ रहा है, ये और ये से रिलेटेड देख लेते क्या है। द्वारा बिक्री की गई कुल किताबों में से, तो इन तीनों के द्वारा कुल किताबें कितनी बिक्री हुई, एक पेज ले लेते हैं हम। अब दोस्तों वैल्यू क्या है? बी के द्वारा जुलाई
जुलाई महीने में पूछा है, तो बी के द्वारा कितनी थी 208, ठीक है, प्लस डी के द्वारा 187 और प्लस ई के द्वारा 175, ठीक है। अब इतना हो गया, ये कुल किताबों में से। अब ये टोटल एक बार कर लेते हैं कितना आ रहा है दोस्तों। तो ये 8 7 15 5, 8 7 15 5 20 के लगा 0, हाथ में लगा 2, 7 8 7 15 0, तो 17, हाथ में लगा 1 1 1 2 2 2 4 1 5, ये टोटल 570 आ गई दोस्तों। अब बोला है 30% शैक्षिक किताबें थी, तो इसका 30% स्टडी वाली थी शैक्षिक, तो उन्हीं स्टोरों द्वारा उसी महीने में कितनी गैर शैक्षिक। तो एक स्टोर में दोस्तों एक शैक्षिक किताबें होती हैं और एक गैर शैक्षिक होती हैं, तो उसी महीने में गैर शैक्षिक का पूछा है, तो शैक्षिक 30% है, तो आपका नॉन स्टडी हम बोलते हैं जो गैर शैक्षिक होगा वो आपका दोस्तों होगा 70%। अब किताबों की बिक्री हुई, तो ये 70% किसका होगा 570 का, तो हम दोस्तों 570 का 70% निकाल लेते हैं। ये कितना आता है 0 0 काट देते हैं। अब 57 इंटू 7 देख लेते हैं दोस्तों, तो वो कितना आएगा, ये दोस्तों कैलकुलेट करने पे 399 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी काट देंगे, 399 आपका आंसर है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिटी ए द्वारा जुलाई, तो ये सिटी ए है, ठीक है, सिटी ए द्वारा जुलाई और सितंबर माह में किताबों की कुल बिक्री। तो अगला कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा जुलाई और सितंबर माह। तो जुलाई माह में सिटी ए द्वारा 156 है, सितंबर में 220 है, तो 156 प्लस 220, ठीक है। किताबों की कुल बिक्री और सिटी ई द्वारा अगस्त और अक्टूबर में, सिटी ई ये रहा, इसमें क्या बोला है अगस्त, तो अगस्त आपका 215, ई ये ऐसे आते हैं और अगस्त ऐसे आते हैं, जहाँ पे कट कर रहा है वो ये है 215, और अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट रहा तो 249 में किताबों की कुल बिक्री में, तो इसे जोड़ देते हैं 215 249, 215 प्लस 249 की कुल बिक्री में संबंधित अनुपात, तो इन दोनों का दोस्तों रेशियो पूछा है, तो अब जोड़ लेते हैं। ऊपर क्या है 6 5 2 7 2 1 3, अब नीचे क्या है 9 5 14 4 1 5 1 6 2 2 4। अब इन्हें दोनों को काट लेना है दोस्तों, तो एक बार हम 4 से देखते हैं, 4 नहीं है 36, 4 चौके 16, ठीक है। अब 4 से काट देते हैं, कितना है ये देखते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। अब फिर देखते हैं कितनी बार में कट रहा है, एक बार 2 से काट के देख लेते हैं, तो 2 से कितनी बार में कट रहा है आपका 47 दूना 94, ये 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 7 3 73, तो 247/73 कहीं है, सॉरी 73 कैसे, जी 4 एकम 4 होगा, सॉरी 116 है, ये में गड़बड़ हो रहा था, तो देख लीजिए 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर ये 24 बचा, 4 छक्का 24, तो 116 था, 2 से काटेंगे दोस्तों ये 58 आ जाएगा, तो 47/58, ये मुझे डाउट हो गया ऑप्शन देख के, सॉरी, तो ये रहा आपका आंसर। अब अगला देख लेते हैं, जुलाई सितंबर और अक्टूबर में सिटी सी द्वारा औसतन किताबों बेची गई, तो जुलाई सितंबर अक्टूबर। अब दोस्तों क्या है, जुलाई ये रहा, सी वाली रो पूछी है, जुलाई में पूछा है, तो जुलाई में 216 थी, और अगला क्या था सितंबर में आपकी दोस्तों 235 है, ठीक है, और क्या है अक्टूबर में 278 है। अब दोनों इन तीनों का औसत पूछा है, अब तीनों का औसत एक तो बेसिक मेथड से लगा देते हैं और अपना स्मार्ट मेथड लगा लेते हैं, तो हम इसका कंपेयर करते हैं, मान लीजिए 240 से, 240 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अभी 240 से कितना कम है आपका 20 और एक 4, तो ये -24 हो गया, और ये कितना कम है -5, और ये कितना ज़्यादा है ये 38, ठीक है, बटे 3 करना है। अब देख लेते कितना आ रहा है ये, अब 24 5 27, 27 38 का डिफरेंस दोस्तों आपका कितना है 9 का, ठीक है, ये +9 आएगा बटे 3, काट दिए तो 3 बार, तो हमारा 240 9 के 240 + 3 आपका आंसर हो जाएगा, तो 243 के दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
अब दोस्तों अगले क्वेश्चन दे रखा है, निम्न तालिका में किसी कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद वर्षों में निर्मित एलसीडी की बिक्री दी गई हुई है। ठीक है, तो पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए एलसीडी के विभिन्न आकारों की संख्या, ये जो हजार में है सारे के सारे, 26 9 के 26,000 है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ना बता ही रखा है, तो आगे मैं नहीं समझाता। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस साल में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई? तो ये दोस्तों क्या है, किस साल में? तो 2012 2013 में। तो हमें क्या बताना है, अधिकतम संख्या, तो मतलब इसका टोटल बताना है दोस्तों कि ये टोटल किस ईयर में सबसे ज़्यादा बेची गई। तो अब सबको आप जोड़ लीजिए। तो अब आप सबको जोड़ के देखेंगे तो 2013 में जैसे आपको जोड़ के आ रही है 180, 2014 में आपकी आएगी दोस्तों 224 लगभग। ऐसे ही आप दोस्तों जोड़ जोड़ के देख लेंगे। जैसे 2017 में बता दूँ तो आपका टोटल 262 आ रहा है। तो यही दोस्तों आपका सबसे मैक्सिमम आ जाएगा। तो 2017 आपका आंसर है। ये आपका मैक्सिमम। आप एक बार कैलकुलेट करके अपने से देख लीजिएगा। बेफालतू हम कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एग्ज़ाम जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब सभी 6 वर्षों में कुल बिक्री में किस आकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही? तो क्या बोला है, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में। तो 6 वर्ष रह गए, अब कुल बिक्री में ये रहा। और किस प्रकार के, किस आकार के? तो ये आकार डिफरेंट है, 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 60 इंच, और सभी 6 वर्षों का बोला है। तो यानी ये सारे के सारे टोटल अब इस साइड हमें टोटल करना है। ठीक है, ये वाला टोटल नीचे की तरफ कर लीजिए। तो ये वाला हम नीचे की तरफ टोटल करेंगे। तो जैसे मैं आपको अगर एक बता दूँ 60 इंच का, आपको दोस्तों यहीं पे लिख के बता रहा हूँ, वो 247 आ रहा है। आपका 50 इंच ये रहा, इसके लिए आपका 200 टोटल ऐड 238 आ रहा है। और ऐसे ही 40 इंच के लिए दोस्तों आपका आ रहा है 277। ठीक है, अब ऐसे ही आप 200 डिफरेंट डिफरेंट जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 40 इंच का, जो 277 है। ठीक है, अब बस अब नीचे की तरफ आप जोड़ लीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है, तो आपका सी आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, किस साल में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या, एलसीडी की कुल संख्या में से बेचे गए 55 इंच के एलसीडी का प्रतिशत अधिकतम था? ठीक है, तो कुल संख्या तो हम यहाँ पे दोस्तों निकाल रखे हैं एलसीडी की किसी वर्ष में। अब इसमें दोस्तों 55 इंच का एक एक का हम निकाल लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 46 है, यहाँ 49 है, तो इन सब का भाग देख के देखिएगा, 54 51, तो इन सब को आप दोस्तों एक एक करके भाग दे के देख लेंगे। तो इसमें बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे मैं आपको 2013 के लिए अगर निकाल दूँ तो आपको दोस्तों क्या आ गया, टोटल 180 है, और 55 इंच के आपके दोस्तों बेचे गए 34। तो 34/180 और इंटू 100, यहाँ से दोस्तों आप काट लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 340/18। देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये दोस्तों लगभग आ रहा है 18.88। ऐसे ही दोस्तों सारे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2015 बी। ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस लंबे कैलकुलेशंस है और टाइम वेस्ट है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिया गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में प्रदर्शित करता है। तो जैसे 8 लिखा हुआ है तो 800 टन है। दी गई जानकारी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, अब क्या प्रश्न है, दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है? तो एक समान मात्रा में हुआ हो दो विभिन्न वर्षों में, तो ये अलग अलग वर्ष में देखना है, और कौन सी फसलों का उत्पादन। तो देख लेते हैं एक बार बराबर किस में हुआ है। ये आप देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों ये बार बराबर पे दिख रहे हैं। तो 2006 2007 में ये वाइट वाला क्या है, आपका ज्वार है, और ये आपका दोस्तों पहला जो है ये चावल है। तो ज्वार और चावल कहीं दिख रहा है, चावल और ज्वार आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आपके दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके दो ऑप्शन मिल रहे हैं, और ये आपके ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि दो विभिन्न फसलों का बोला है, तो यहाँ पे फसल आपके चेंज हो जा रहे हैं। यहाँ पे आपका मक्का है, और ये यहाँ पे आपका क्या है, ये चावल है।
यहाँ पे सेम मक्का है 900, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। पर 2004-2007 में आपका क्या है, ये चावल और आपका मक्का, तो चावल और मक्का सी भी आपका आंसर होगा इसके हिसाब से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन गलत है कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। किसी भी फसल के, कोई भी फसल हो, निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना रहा है। तो पूछा है निम्नतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर। तो सबसे पहले मतलब सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगी हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक बार चावल के लिए हम देख लेते हैं। चावल के लिए मैक्सिमम दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही एक यहाँ पे, नहीं ये सॉरी ये तो मक्का है। चावल के लिए पहला बार है, तो पहला बार ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 900 है और ये वैल्यू आपकी 200 है। तो ये आपकी 900 माइनस 200 बराबर 700 टन। अब देख लेते हैं मक्का के लिए। मक्का के लिए तो सीधी सी बात है, ये 900 सबसे ज़्यादा है। अब सबसे न्यूनतम देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा मक्का का, ये मिडिल में सबसे छोटा सा बना रखा है, तो ये एक है। तो आपका क्या हो गया, 900 माइनस 100 बराबर 800। अब देख लेते हैं ज्वार के लिए। तो ज्वार के लिए हाईएस्ट वैल्यू आपकी है 210 है यहाँ पे, यानी मतलब 1000। और फिर मिनिमम 200 आपकी देख लेते हैं, तो मिनिमम आपकी यही दिख रही है, ये वैल्यू है आपकी 400। तो दोस्तों ज्वार के लिए आपका क्या हो गया, 1000 माइनस 400 बराबर दोस्तों आपका हो गया 600। तो दोस्तों आप अधिकतम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही आ रहा है, तो ये 800 टन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े क्या दर्शाते हैं। अब देख लेते हैं, एक पेज भी मैं ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से नहीं इसी में सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 2004 से 2007, 2004 में चावल पूछा है, यानी चावल की वैल्यू सबसे ऊपर है, पहले है। तो 2004 में चावल कितने हैं आपके, 2004 में चावल है आपका 900, 90 है, 9 है तो 100 का गुणा कर देंगे 900। अब क्या है पूछा है 2007 में, 2007 में दोस्तों चावल आपका पहला है, ये आपका है 400। ठीक है, तो क्या है सीधी सी बात है कि कमी हो रही है। अब कितने की कमी हो रही है ये देख लेते हैं। तो 2004 से पूछ रहा है, तो आपका रेफरेंस है। अब 900 माइनस 400 आपका दोस्तों 500 हो गया, बटे 900 और इंटू 100 कर देंगे आप। ठीक है, तो देख लेते कितना आ रहा है। 20 काट दिए, अब 9 से भाग दे देते हैं, 9 बचे 45, फिर 9 बचे 45, तो 55% की कमी आ गई दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है मक्का के उत्पादन में। मक्का मतलब ये मिडिल वाली लाइन है। अब उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई। तो 3 टाइम्स वृद्धि किस वर्ष में हुई, तो मिडिल वाला दोस्तों देखना है, थोड़ा इमेज क्लियर नहीं है, आप मैनेज कीजिए। ये मिडिल वाला बार देखना है, यहाँ पे क्या है, ये 300 है। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट दोस्तों आप देख ले रहे हैं ये 900 है, तो 2004 से 2005 के बीच में दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 300 वैल्यू है और ये यहाँ पे 900 वैल्यू है, तो 3 गुना का वृद्धि हो गया। तो बस यही आंसर दे देना है कि किस वर्ष में 3 गुना की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर आ गया ए 2005। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में, ये तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष में तीनों कम रहे होंगे, अगले वर्ष में तीनों ज़्यादा रहे हैं, तो देख लेते हैं ऐसी कौन सी है। तो अगर पहला देखें तो अगले वर्ष में घट गया है आपके चावल का, तो ये आंसर नहीं है आपका। अगर इससे दोस्तों कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपका मक्का ज़्यादा है और यहाँ पे घट गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अब 2006 से 2007 का कंपेयर करें तो आपका चावल भी बढ़ा है, आपका मक्का भी बढ़ा है, आपका ज्वार भी बढ़ा है। तो दोस्तों 2006 से 2007 के बीच में है, तो किस वर्ष में सभी तीनों फसलों में, तो 2007 में दोस्तों आपका वृद्धि हुई है सब में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की, ज्वार ध्यान दीजिएगा सबसे लास्ट जो वाइट वाइट दे रखा है, उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है। तो लगभग 2 गुना देख लेते हैं इस वर्ष में दोस्तों। हाँ देख लीजिए, इस वर्ष में आपका 4 और 6 के बीच में है, तो 4 और 6 के बीच में मतलब यहाँ पे 5 है, और 2005 में देख लीजिए दोस्तों 10 पहुँच गया है, तो यहीं पे आपका 2 गुना हो गया है। तो सीधी सी बात है, आपका 2005 आपका आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे हम चल पड़ते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बच गया है, ग्राफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं इसे वापस ला दे रहा हूँ यहीं पे। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, किस वर्ष किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई। तो देख लेते हैं किस में सबसे अधिक गिरावट आई। अब देख लेते हैं, इसका तो यहाँ से आपका 900 से आपका 200 आया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, ये 900 से ये मिडिल वाला देख लेते हैं कितना आ गया है, मिडिल वाला ये दोस्तों 100 आ गया है। तो 2006 में 100 आ गया है, यही से आपको सबसे बड़ी गिरावट दिख रही है। अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 2005 में जो आपकी मक्का की फसल है, मतलब ये वाली वैल्यू, और 2006 में ये वैल्यू आपकी 100 के बराबर है, तो आपका सीधे दोस्तों 9 से 100 आ गया, तो आपका 2006 में मक्का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों एक्चुअली तो परसेंटेज से निकालना चाहिए, पर आपको परसेंटेज भी निकालने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा भारी गिरावट आपको डायरेक्ट आप कर दीजिए, आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि 900 सीधे 100 आ गया तो कैलकुलेशन क्या करना है। यहाँ पे सीधे 900 से आपको फिर भी 200 आया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट देख के आंसर आ जाएगा। अब इस पेज के क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। अब एक निम्न पाई चार्ट एक बार ग्राफ का अध्ययन करके, दोनों बार ग्राफ और पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है, और 6 विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। ठीक है, तो ये ABCDE 6 विद्यालय हैं, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दोनों 200 दिखा रखी है, और यहाँ पे 200 परसेंटेज दिखा रखा है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूछा विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं, यहाँ छात्र पूछा है। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, जो ये पाई चार्ट है ये विद्यार्थियों की संख्या बताता है, ये टोटल संख्या बता रहा है विद्यार्थियों की। ठीक है, और बार चार्ट जो है ये छात्राओं की संख्या बता रहा है, मतलब लड़कियों की संख्या। अब दोस्तों विद्यार्थियों की कुल संख्या 8500 है। ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूँ, इसमें थोड़े कैलकुलेशंस हैं। अब टोटल दोस्तों 8500 दे रखी है संख्या, और अब पूछा क्या है विद्यालय डी में, तो डी में दोस्तों 14% है, तो 100% बराबर आपका है 8500। अब डी के लिए 14%, तो 14% बराबर क्या होगा, तो 14 इंटू 8500 बटे 100। 2 जीरो कट गए, अब 14 इंटू 85 निकाल लेते हैं, तो ये आ गया दोस्तों आपका लगभग 1190। ठीक है, ये कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये कुल विद्यार्थी हैं डी में। अब ये विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो डी में विद्यार्थी टोटल ये हो गए। अब इसमें छात्र भी होंगे दोस्तों, और प्लस छात्राएं भी होंगी। अब यहाँ से हम दोस्तों दूसरे जो बार चार्ट है यहाँ छात्राएं देख लेते हैं। तो बार चार्ट से अगर देखें तो ये डी में 340 छात्राएं हैं, तो डी में 340 गर्ल्स हैं। तो अब बॉयज़ की संख्या पूछा है, छात्र पढ़ते हैं, तो बॉयज़ आपका हो गया दोस्तों 1190 माइनस 340 निकाल दीजिए, तो इसमें 340 घटा देते हैं, तो आपका आंसर आ गया 850। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका डी आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दे रखा है, तो विद्यालय ई में विद्यार्थी की संख्या। अब विद्यालय ई ये रहा आपका दोस्तों, ये 18% है। अब विद्यार्थी की संख्या विद्यालय ए एवं बी के कुल विद्यार्थियों की संख्या से, ए और बी के यहाँ पे है की संख्या से, मतलब हमें ए और बी से तुलना करना है कितना प्रतिशत कम है। तो हम ए एंड बी का देख लेते हैं, ए प्लस बी टोटल आपका कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, ए रहा 12%, बी 16%, तो टोटल आपका हो गया 28%। ठीक है, और क्या बोला है विद्यालय ई के विद्यार्थियों की संख्या, ई आपका है दोस्तों 18%, तो कितना कम है, और हमें परसेंटेज में पूछा है, तो हमें डाटा पूछा नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसी सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो कन्वर्ट करके 85 100 को लगा के, पिछला जो हमने कन्वर्जन फार्मूला लगाया था वो लगा के पहले डाटा निकालिए, और सेम फिर परसेंटेज निकालिए, पर मैं यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज से कर ले रहा हूँ। तो 28 माइनस 18 आपका दोस्तों 10 हुआ।
अपॉन 28 इंटू 100, बस आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 28 देख लेते कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपको दोस्तों 35.7, तो 35.71% आ रहा है। तो इसको हम लगभग दोस्तों 36% मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया हुआ है विद्यालय डी में छात्रों की संख्या, तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था विद्यालय डी में कुल विद्यार्थियों की संख्या आई थी हमारे 1190। तो अब बोला है छात्रों की संख्या, ध्यान दीजिएगा छात्रों मतलब लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए डी में हमारे 340 थे, तो अब डी में 340 हमारी गर्ल्स थी, तो 1190 माइनस 340, ये दोस्तों आपका आ जाता है 850। ठीक है, ये 850 आपके दोस्तों बॉयज़ हो गए, मतलब छात्रों की संख्या हो गई। और विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या, तो बी में दोस्तों छात्राओं की संख्या 680 है, तो बी में 680 दोस्तों गर्ल्स हैं। तो इन संख्या का अनुपात क्या है, तो इन्हीं का दोनों रेशियो दोस्तों रेशियो पूछा है, तो डी बाई बी पूछा है। तो ये 850 बटे 680। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं कितनी बार कट रहा है किससे। तो ये आपका दोस्तों अगर हम 17 का पहाड़ा पढ़े तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, तो आपका दोस्तों 5/4, 5:4 सी आपका दोस्तों आंसर हो गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित विद्यालय में वह विद्यालय जो ABCD विद्यालय हैं जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात। तो इसमें दोस्तों पूछा है विद्यालय में, यानी कोई A या B या C में विद्यालय में बॉयज़ अपॉन गर्ल्स का रेशियो पूछा है, वो सबसे अधिक है। तो ये दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया उसी पे आप सिंपली एक एक का कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और चेक कर लेंगे किसका सबसे अधिक आ रहा है। तो इसका दोस्तों आपका आंसर सी है, जो कि डी में आ रहा है। ठीक, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा है यदि 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय विद्यार्थी हैं। ठीक है, 12% छात्राएं, ध्यान दीजिएगा 20% छात्र, तो सभी विद्यालयों में कुल स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, कुल से स्थानीय विद्यार्थी कितने हैं, यानी गैर स्थानीय ये दे रखा है, हमें स्थानीय पूछा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्राएं कितनी हैं। तो अगर हम दोस्तों हम अपने इस डाटा पे ध्यान दें कि विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारी 8500 है। ठीक है, और अगर हम लड़कियों की कुल संख्या जोड़ लें जो कि 450 है, ए में 680 है, इन सबको जोड़ लें तो देख लेते हैं अपना कितना आता है। तो टोटल देख लेते हैं 450, 680, 480, 340, 730 और 720 जोड़ के, तो इन सबको जोड़ के दोस्तों हमारे छात्राओं की संख्या टोटल आ जाती है 3400। ठीक है, हमारी टोटल गर्ल्स हैं और ये टोटल हमारे दोस्तों स्टूडेंट्स हैं। तो हम देख लेते हैं बॉयज़ हमारे कितने आ रहे हैं, ये 8500 माइनस 3400 हो गया, तो ये दोस्तों आपका आ गया 5100। अब बोला है दोस्तों, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। 20% छात्र एवं 12% छात्राएं गैर स्थानीय हैं, तो बॉयज़ 20% नॉन है, तो एक्चुअली में आपके कितने हो गए दोस्तों, तो बॉयज़ आपके 80% स्थानीय हो गए। ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स का इसमें 12% दे रखा है, तो गर्ल्स आपकी 88% स्थानीय हो गई। अब बॉयज़ का 80%, तो ये बॉयज़ की वैल्यू है 5100, इसका 80% यानी 80/100 प्लस गर्ल्स का 88, गर्ल्स आपकी 3400 है, इसका 88% दोस्तों 88/100, सॉल्व कर लेते हैं। यही वैल्यू दोस्तों आपकी कुल स्थानीय विद्यार्थी हो जाएंगे, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करके दोस्तों आ रहा है आपका वैल्यू 7072, तो ये दोस्तों आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आज के अपने ग्राफ की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद ग्राफ खत्म हो जाएगा। इतनी देर तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद, आगे भी एक क्वेश्चन के लिए दे लीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दी गई सारणी में किसी परीक्षा के 2 विषयों इतिहास और अंग्रेजी में विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है। अब सारणी का अध्ययन करके क्वेश्चन का आंसर देना है। अब दोस्तों थोड़ी ये सारणी अजीब टाइप की है, आपने पहले नहीं देखा होगा। ये 20 से कम इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या 8 है और अंग्रेजी में 10 है। अब अगले में 30 से कम दे रखा है और 30 से 20 के बीच में नहीं दे रखा है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको मैं 30 से 20 के बीच में कहूँ तो यहाँ पे मैं बगल में ही लिख दूंगा। तो 30 से 20 के बीच में क्या हो जाएगा, 30 से कम 20 है और 20 से कम 8 है। तो 30 से 20 के बीच में दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 12 हो गए। ऐसे ही 32 में से 10 आपके घटा दिया आपने, तो ये आपके हो गए 22। ये आपके दोस्तों 30 से 20 के बीच में है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये 20 से कम 10 है। टोटल कितने हो जाएंगे, 30 से कम 32। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एक अलग टेबल बना लेनी पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। देखते हैं क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ता है नहीं। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ 60 से कम आपके दोस्तों 90 हैं, ठीक है, और 50 से कम आपके 75 हैं। ये टोटल इसमें अंदर के ये सारे 50, 20, 8 आपके काउंट रहेंगे इस 75 में दोस्तों। तो अगर मैं बोलूँ 60 से 50 के बीच में, 60 से 50 के बीच में, तो 90 माइनस 75, 15 आपके 60 से 50 के बीच में रहेंगे इतिहास में। ऐसे ही 95 माइनस 85 आपके 10 अंग्रेजी में रहेंगे। अब चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है। इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। तो देख लेते हैं अधिकतम अभ्यर्थी को। तो इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को, अब दोस्तों इसमें क्या है, यही जो मैं अभी आपको कैलकुलेट करा रहा था वही कैलकुलेट एक एक का करना पड़ेगा। तो एक एक का कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 माइनस 20 आपका 30 हो गया। अब 75 माइनस 50 आपका 25 हो गया। अब 100 माइनस 90 आपका 10 हो गया। ये 22 हमने निकाल दिया। अब 70 माइनस 32 आपका दोस्तों 35 गुना 70, तो ये आपका हो गया 38, ठीक है। अब 85 माइनस 17 आपका 15, 70, और 95 माइनस 85 निकाल रखे, 150, 105 माइनस 95 आपका 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। अब इतिहास में पूछा है अधिकतम अभ्यर्थी, तो इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी आपके ये आ रहे हैं। तो 30 से दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे 30 से अधिक और 40 से कम, तो यानी 30 से 39 के बीच में 30 विद्यार्थी थे जो अधिकतम विद्यार्थी थे इस सीमा में अंक प्राप्त किए हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा है इतिहास में 30 से 49 के बीच, तो ये दोस्तों 30 यहाँ पे रहा और 50 से कम यानी यहाँ पे रहेगा 49 के बीच में अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात। तो 50 से कम 75 है और 30 से कम 20 है। तो 75 माइनस 20 आपका दोस्तों आ गया 55, ठीक है। 75 माइनस 20 बराबर 55 आ गया। अब अनुपात पूछा है, तो टोटल विद्यार्थी आपके दोस्तों 100 हैं, ठीक है। 100 अपॉन 100 कर देंगे, 0.55 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन सेम ही है ये, तो इसे स्किप कर देते। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा है किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है। तो किस क्या बोला है, अभ्यर्थियों की संख्या, मतलब इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों की संख्या। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने निकाला है 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि मतलब क्या है, 70 से कम, और यानी 70 से कम मतलब 60 से 69 के बीच में, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है 60 से 69 में, और किसी में नहीं है। यहाँ 15 10 है, 15 25 है, तो दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है। 50 से 59 के बीच में आपका 15 10 है, तो उनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे दिया होता कि 60 से 69 के बीच में, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाता है ये। अब अगला क्वेश्चन है इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत। तो इतिहास में 50 से कम अंक, तो इतिहास में 50 से कम अंक देख लीजिए, यहाँ पे 75 दे रखा है। तो दोस्तों ये 75 है और टोटल 100 है। यहाँ पे दोस्तों ये टोटल 100 अभ्यर्थी इतिहास में है और अंग्रेजी में यहाँ पे 105 है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अपॉन 100 कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इंटू 100 करके। तो आपका कितना आ गया, 75%। तो आपका दोस्तों सी आंसर हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों अपना ग्राफ का चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब दोस्तों
इसी के साथ मैं अपना मैथ सेक्शन क्लोज़ करता हूँ। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वो भी काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाए गए हैं। जैसे आप इंडियन इकोनॉमी देख लीजिए, पॉलिटी देख लीजिए। तो आपको दोस्तों अगर आखिरी समय प्रिपरेशन करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आपको ज़रूर कम से कम समय में अच्छे मार्क्स आएँगे। तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा कहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।